नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी व्याकरण, जिसे अभिव्यक्ति और माध्यम कहा जाता है, उसके मोस्ट VVI वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और ये जो आपका क्लास 12 के हिंदी व्याकरण का सिलेबस है, ये आपका हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर दोनों का आपका एक ही सिलेबस है, यानी कि दोनों को आपका एक ही चीज पढ़ना है। और यहाँ से दोनों के बोर्ड एग्जाम में आपका 8 प्रश्न देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो हिंदी व्याकरण के यानी कि अभिव्यक्ति और माध्यम का हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव दोनों के जो बोर्ड एग्जाम में आपका 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका सिर्फ हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का ही नहीं बल्कि क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है। तो जो संचार शब्द है बच्चों, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसकी उत्पत्ति आपका चर शब्द से हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका एक स्थान से दूसरे स्थान जाना अथवा चलना। तो चलना यहाँ पे ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चलना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र आपका उदंत मार्तंड है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा उदंत मार्तंड। और ये जो आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, ये इसका प्रकाशन आपका 1826 ईस्वी में जुगल प्रसाद शुक्ला ने किया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि PTI क्या है? तो याद रखिएगा PTI आपका एक समाचार एजेंसी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा समाचार एजेंसी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है? तो श्रव्य जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आपका रेडियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा रेडियो। देखिए श्रव्य जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आपका वे सारे संसाधन आते हैं जिसका प्रयोग हम लोग सुनने के लिए करते हैं। तो रेडियो का प्रयोग हम लोग सुनने के लिए करते हैं, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रेडियो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ? तो मुद्रण का आरंभ चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत का पहला छापाखाना कब खुला? तो भारत का पहला छापाखाना आपका सन 1556 में खुला था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 1556। और कहाँ पे खुला था? तो याद रखिएगा भारत का पहला छापाखाना आपका गोवा में खुला था। और किसने खोला था? तो पुर्तगालियों ने खोला था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत का पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? तो अभी मैंने आपको बताया गोवा में लगाया गया था 1556 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा गोवा में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत का जो पहला मूक फिल्म था बच्चों, ये आपका राजा हरिश्चंद्र था। ठीक है, जिसे कब बनाया गया था? तो इसे आपका 1913 में बनाया गया था। और इसे बनाने का श्रेय किससे आता है? तो याद रखिएगा इसे बनाने का श्रेय आपका दादा साहेब फाल्के को जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दादा साहेब फाल्के। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम है? तो भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम आपका है आलम आरा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलम आरा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दूरदर्शन की रजत जयंती कब मनाई गई? तो दूरदर्शन की रजत जयंती ये आपका 1984 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 1984। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रेडियो कब अस्तित्व में आया, यानी कि रेडियो कब आपका प्रारंभ में चलने इसका शुरू हुआ था? तो इसका प्रारंभ में आपका चलन शुरू हुआ था आपका 1895 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा 1895 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड का संपादन 1826 ईस्वी में किसने किया? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था, यानी कि आप कह सकते हैं हिंदी का पहला अखबार था, ये आपका उदंत मार्तंड था। ठीक है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1826 में हुआ था। किसने किया था भैया? तो याद रखिएगा जुगल किशोर शुक्ला ने किया था। किसने किया था? जुगल किशोर शुक्ला ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा जुगल किशोर शुक्ला। और याद रखिएगा इसका प्रकाशन कहाँ पे किया था? तो इसका प्रकाशन आपका कोलकाता में किया था। ठीक है, ये
हिंदी का पहला समाचार पत्र था। देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। ठीक है, कोई भी भाषा का हो सकता है। तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था ये आपका बंगाल गजट था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो बंगाल गजट है बच्चों, ये कौन सी भाषा का समाचार पत्र था, तो ये आपका ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, जो कि साप्ताहिक पत्र था और इसका भी प्रकाशन आपका कोलकाता से होता था। ठीक है, और याद रखिएगा ये आपका अंग्रेजी भाषा में था और यही आपका भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। हिंदी में पहला कौन था, तो हिंदी में पहला आपका उदंत मार्तंड था। ठीक है, और ये याद रखिएगा ये जो आपका बंगाल गजट है इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को कहते हैं। तो संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को नॉइस यानी कि शोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा शोर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है। तो संचार प्रक्रिया की जो शुरुआत है बच्चों ये आपका स्रोत या संचालक से होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा स्रोत या संचालक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है। तो जो आपका रेडियो है मैंने शुरू में बताया इसका प्रयोग क्या करते हैं, सुनने के लिए करते हैं, तो ये आपका श्रव्य माध्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा श्रव्य। अगर पूछे कि टीवी क्या, जो आपका टेलीविजन है ये जनसंचार का कौन सा माध्यम है, तो देखिए टेलीविजन का प्रयोग हम लोग वहां पे देखते भी हैं टेलीविजन को, और उससे आवाज जो निकलता है उसको हम लोग सुनते भी हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका दृश्य हो जाएगा। दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना, और श्रव्य का मतलब होता है सुनना। तो याद रखिएगा जो आपका टीवी है बच्चों एक कैसा माध्यम है जनसंचार का, तो आपका दृश्य श्रव्य माध्यम है। रेडियो कैसा है, तो सिर्फ सुनते हैं तो श्रव्य माध्यम। ठीक है, अब क्वेश्चन इससे आपको नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा पत्रकारिता दिवस आपका 30 मई को मनाया जाता है। कब, 30 मई को आपका प्रत्येक वर्ष पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि संचार के मुद्रण माध्यमों में शामिल किया जाता है। तो जो संचार का मुद्रण माध्यम है यानी कि जो प्रिंटिंग माध्यम है इसमें आपका समाचार पत्र को भी शामिल किया जाता है, पत्र पत्रिकाओं को भी शामिल किया जाता है और पंपलेट को भी शामिल किया जाता है, यानी कि ये सभी को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब था। तो आपका जो इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर है ये आपका 1982 से लेकर के 1922 तक को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1982 से 1900 यहाँ पे हो जाएगा 1992। ठीक है, 1922 नहीं 1992 होगा। तो 1982 से 1992 तक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है। तो याद रखिएगा प्रसिद्ध संचार शास्त्री आपका विल्बर श्रेम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है। तो जो आपका उल्टा पिरामिड शैली है बच्चों इसका प्रयोग आपका समाचार लेखन में होता है, यानी कि जो समाचार लिखा जाता है उसमें होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा समाचार लेखन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि कार्यालय पत्रों की भाषा होनी चाहिए। तो जो आपका कार्यालय पत्र होता है यानी कि जो आपका ऑफिस वर्क वाला पत्र होता है इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, तो इसकी भाषा आपका औपचारिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा औपचारिक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है। तो अधिसूचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो नोटिफिकेशन कहते हैं। जो आपको व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आता है ना दोस्त, हाँ उसका, तो वही उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो नोटिफिकेशन को ही आपका हिंदी में कहते हैं अधिसूचना। ठीक है, और अधिसूचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन कहते हैं। बात समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि परिपत्र किस श्रेणी का पत्र है। तो जो आपका परिपत्र है बच्चों ये आपका कार्यालय श्रेणी का पत्र होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा कार्यालय श्रेणी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। तो जो आपका अधिसूचना है बच्चों इसका प्रकाशन आपका कहाँ होता है, तो इसका प्रकाशन आपका राजपत्र तो जिसे इंग्लिश में गजट कहा जाता है उसमें होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो टिप्पण आपका 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पूर्व में प्रेषित पत्र का उत्तर न आने की दशा में कार्यालय को पुनः स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है। यानी कि मान के चलिए कोई भी कार्यालय में कोई भी एप्लीकेशन आपने लिखा, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन से आपका काम नहीं हुआ, यानी कि उससे आपको कोई भी जवाब नहीं मिला, तो फिर से याद दिलाने के लिए कि भैया मैंने एक एप्लीकेशन लिखा था आपके पास सर जी, तो उसके लिए फिर से कोई भी पत्र लिखेगा ना जी, तो वो फिर से जो उसके लिए पत्र लिखा जाता है याद दिलाने के लिए, उस पत्र को
क्या कहते हैं? तो इसे आपका अनुस्मारक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा अनुस्मारक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो जो आपका जो भी ऑफिशियल पत्र होता है बच्चों, लेटर होता है, उसमें देखिए आपका पत्र क्रमांक लिखा जाता है। ठीक है, आपका देखिएगा सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी इस बार फॉर्म भरा रहा था, तो वहां पे देखिए सभी स्कूल के यहाँ पे पत्रांक संख्या लिखने के लिए बोल रहा था शुरू में। ठीक है, तो उससे वही सबसे पहले आपका लिखाता है पत्र क्रमांक, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि परिपत्र किस शैली में लिखा जाता है। तो जो आपका परिपत्र है बच्चों ये आपका अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा अन्य पुरुष शैली। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक ही विषय का पत्र जब एक स्थान से कई परिस्थितियों को भेजा जाता है तो इसे कहते हैं, तो इसे आपका परिपत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिपत्र कहा जाता है। जब भी कोई पत्र को एक ही विषय का जब वह पत्र हो और एक ही स्थान से कई परिस्थितियों को भेजा जाता है तो इसे आपका परिपत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है उसे कहते हैं। जब कोई भी एक अधिकारी कोई दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में लिखता है पत्र, तो उसको उस पत्र को क्या कहते हैं? तो उस पत्र को आपका अर्थशासकीय पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा अर्धशासकीय पत्र। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सरकारी या शासकीय पत्र के अधोलेख में लिखा जाता है। तो जो आपका सरकारी या शासकीय पत्र के अधोलेख है बच्चों उसमें क्या लिखा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 भवदीय लिखा जाता है। लास्ट में लिखते हैं आपका विश्वासी भवदीय। ठीक है, तो यही लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस पत्र में प्रेषक एक ही व्यक्ति होता है तथा पाने वाला कई होता है। तो देखिए अभी शुरू में मैं यहाँ पे आपको बताएं, जो यहाँ पे परिपत्र आपको मैंने बताया वही था। ठीक है, जब एक ही विषय के पत्र हो, ठीक है, और जब एक स्थान से कई परिस्थितियों को लिखा जाता है तो उसको परिपत्र कहा जाता है। तो वही आपके इनडायरेक्ट में बोल रहा है कि एक ही पत्र में प्रेषक एक ही व्यक्ति होता है और तथा पाने वाले कई होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उसे आपका परिपत्र कहा जाता है भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा परिपत्र। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कौन सा औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो औपचारिक पत्र आपका व्यक्तिगत पत्र नहीं आता औपचारिक पत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पारूपन को कहा जाता है। तो पारूपन को क्या कहा जाता है? तो आज रखिएगा पारूपन को आपका ड्राफ्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्राफ्टिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा ड्राफ्टिंग। ठीक है, पारूपन को क्या कहते हैं हिंदी में? इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रिपोर्ट किसे कहते हैं? भाई साहब ये रिपोर्ट जो वर्ड देख रहे हैं ना ये इंग्लिश वर्ड है, तो हिंदी में इसका क्या किसे हिंदी में आपका रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो आज रखिएगा हिंदी में आपका रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिवेदन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिवेदन। देखिए इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछता है कि प्रतिवेदन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आज रखिएगा प्रतिवेदन को रिपोर्ट कहते हैं और रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पत्र प्रारंभ करते समय संबंधित अधिकारी को संबोधित किया जाता है। यानी कि जब कोई भी पत्र हम लोग प्रारंभ करते हैं तो जो उससे संबंधित अधिकारी है, ठीक है, उसको किस प्रकार से संबोधित करते हैं? तो उससे नहीं कहते प्रधानाचार्य महोदय, स्वास्थ्य पदाधिकारी महोदय, तो महोदय के नाम से संबोधित करते हैं, महोदय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा महोदय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सरकारी गजट में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाले आलेख को कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आपका अधिसूचना कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा अधिसूचना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान कहा जाता है। तो जो आपका टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान होता है बच्चों उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपका पारूपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारूपन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गस्ती चिट्ठी या परिकार्मिक पत्र किस पत्र का अन्य नाम है? तो गस्ती चिट्ठी तो परिकार्मिक पत्र एक किस पत्र का आपका अन्य नाम है? तो याद रखेगा आपका परिपत्र का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 परिपत्र। उसके बाद देखिए कि सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को क्या कहा जाता है? तो सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को आपका फीचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा फीचर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से फीचर का क्या उद्देश्य होता है? तो फीचर का उद्देश्य होता है
पाठकों को सूचना देना, साथ ही साथ पाठकों को शिक्षित करना और पाठकों का जो आपको पढ़ने वाला होता है उसका मनोरंजन करना। ठीक है, यानी कि ये तीनों इसका उद्देश्य होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फीचर लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है, कौन सा ऑप्शन आपका फीचर लेखन के संबंध में आपका असत्य है, उसका यहाँ पे चयन करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका कि फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित तथ्यात्मक विवरण का विश्लेषण होता है, तो ये बात आपका सही है। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन आपका कि फीचर में लेखक के आसपास अपना दृष्टिकोण, राय व भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, तो ये भी आपका बात सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन क्या है कि फीचर आत्मनिष्ठ लेखन है, तो ये आपका बात गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका बात असत्य है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है बच्चों कि फीचर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो देखिए जब भी हम लोग फीचर लिखते हैं तो यहाँ पे आपको विषय से जुड़े पात्रों की मौजूदगी होना जरूरी है, साथ ही साथ आपका फीचर मनोरंजन का साथ आपका सूचनात्मक हो, ये भी आपका ध्यान रखना जरूरी है, यानी कि ये दोनों बातों को ध्यान रखना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फीचर लेखन का प्रथम चरण है, तो फीचर लेखन का प्रथम चरण आपका उसका शीर्षक होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा शीर्षक। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फीचर शब्द का अर्थ है, तो देखिए ये जो आपका फीचर शब्द है ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो फीचर का हिंदी मीनिंग होता है आपका रूपरेखा। क्या होता है, रूपरेखा इसका हिंदी मीनिंग होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है, तो फीचर में जो आपका तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है बच्चों ये आपका मनोरंजक होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा मनोरंजक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फीचर किस प्रकार की विधा माना जाती है, तो जो आपका फीचर है बच्चों ये आपका विषय प्रधान विधा मानी जाती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा विषय प्रधान। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो फीचर लेखन के लिए यहाँ पे आपका कल्पना शक्ति की भी आवश्यकता होती है, अनुभूति की भी आवश्यकता होती है, अवलोकन की भी आवश्यकता होती है, यानी कि ये तीनों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का तत्व है, तो फीचर लेखन का जो तत्व है बच्चों ये आपका कल्पना है, कल्पना आधारित पर ही फीचर लेखन को लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अखबार की आवाज किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा अखबार का जो आवाज है ये संपादकीय को माना जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा संपादकीय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से किसे समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है, तो ये जो संपादकीय पृष्ठ होता है ठीक है इसी को आपका समाचार पत्र का आत्मा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि संपादकीय किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका की रीति नीति का दर्पण होता है, यह कथन किसका है, तो ये जो आपका संपादक के विषय में ये जो कथन कहा गया है कि संपादकीय किसी भी समाचार पत्र का या पत्रिका का रीति नीति का दर्पण होता है, यह कथन किसका है, तो ये जो आपका कथन ये डॉक्टर हरि मोहन का है, किसका भैया, हरि मोहन का है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर हरि मोहन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि संपादक को उसके विविध कार्यों में सहायता प्रदान करना किसका कार्य है, तो संपादक को उसके विभिन्न कार्यों में सहायता प्रदान करना एक किसका कार्य है, तो ये आपका संयुक्त संपादक का कार्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त संपादक का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि संपादकीय लेखन का दायित्व किसका होता है, तो संपादकीय लेखन का जो दायित्व होता है दोस्तों ये होता है आपका सहायक संपादक का और आपका संपादक का दोनों का। ठीक है, सहायक संपादक और जिसे संयुक्त संपादक भी कहते हैं और संपादक का, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि समाचार पत्र में किस पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं, तो कौन से पृष्ठ पर, तो ये आपका संपादकीय पृष्ठ पर ही संपादक के नाम पे यहाँ पे आपका पत्र प्रकाशित किए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 संपादकीय पृष्ठ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि निबंध खाली स्थान साहित्य की एक विधा है, तो निबंध आपका याद रखिएगा निबंध आपका साहित्य की क्या है एक गद्य विधा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा गद्य, गद्य का मतलब कहानी टाइप का हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि
निबंध का अंतिम भाग कहलाता है? तो निबंध का अंतिम भाग आपका निष्कर्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो फर्स्ट वाला भाग होता है इसे प्रस्तावना कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अनुच्छेद किस विधा का संक्षिप्त रूप है? तो अनुच्छेद जो होता है बच्चों ये आपका निबंध विधा का ही संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अनुच्छेद लिखते समय क्या आवश्यक है? तो अनुच्छेद लिखते समय हमें सबसे बड़ी बात ये ध्यान देना चाहिए, शब्द सीमा का, क्या शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो आपका रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की जो प्रक्रिया होती है बच्चों इसे क्या कहते हैं? तो इसे आपका रिपोर्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि रिपोर्ट क्या है? तो रिपोर्ट आपका किसी घटना की तथ्यात्मक जानकारी को रिपोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी घटना की तथ्यात्मक जानकारी, याद रखिएगा किसी घटना की तथ्यात्मक जानकारी को क्या कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में ये दे, ऑप्शन में रिपोर्ट दे देगा, फीचर दे देगा, निबंध दे देगा। तो याद रखिएगा किसी भी घटना की तथ्यात्मक जानकारी को आपका रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो जो आलेख लेखन की भाषा है ये आपका सरल होना चाहिए, यानी कि ज्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ सुगम होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यह सभी यानी कि ये सभी आपका आलेख लेखन की भाषा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आलेख लेखन का तत्व नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2 का आपका ऑप्शन नंबर 4 मनोरंजकता। ठीक है। ये जो आपका मनोरंजकता है ये आपका फीचर लेखन की एक तरह से कह सकते हैं तत्व है। ठीक है। इसका नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा मनोरंजकता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आलेख एक विधा है। तो याद रखिएगा आलेख एक किसका विधा है? तो ये आपका एक गद्य भाग का लेखन का विधा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा गद्य लेखन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आलेख के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो आलेख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? तो आलेख को अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिकल। आर्टिकल को आप जानते होंगे लेकिन आलेख नहीं जानते होंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? आलेख कहते हैं। ठीक है। आलेख के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो आपका आर्टिकल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि साहित्यिक समालोचना क्या कहलाती है? तो साहित्यिक समालोचना को क्या कहते हैं? तो इसे आपका पुस्तक समीक्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुस्तक समीक्षा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो पुस्तक समीक्षा को अंग्रेजी में आपका कहा जाता है बुक रिव्यू। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पुस्तक समीक्षा करने वाले क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा पुस्तक समीक्षा करने वाले आपका क्या कहलाएंगे? तो ये आपका समीक्षक कहलाएंगे भाई। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आपका लगभग 60 प्लस, ठीक है 60 प्लस की मतलब 17 होगा, 17 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चों। ये आपका हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर दोनों के लिए था, क्योंकि बात को आप लोग समझते नहीं। हिंदी जो व्याकरण का आपका सिलेबस है ना भाई साहब, ये आपका हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव दोनों का आपका सेम ही है। ठीक है। एक ही चीज़ पढ़ना है और 11वीं क्लास में भी आपको यही पढ़ना था बात, लेकिन यहाँ पे समझते नहीं बच्चे, क्या करेंगे, बोलना पड़ता है, अलग अलग वीडियो बनाना पड़ता है कभी कभी, हिंदी कोर का अलग, हिंदी इलेक्टिव का अलग, सिर्फ किताब अलग है, व्याकरण का सिलेबस एक ही है। ठीक है। तो इसलिए आपका पत्र लेखन का आपका ट्रिक मैंने आपको बता दिया। पत्र लेखन का जो आपका 5 नंबर का आएगा, ठीक है, उसका ट्रिक बता दिया है। इससे पहले भी आपका अभी अभिव्यक्ति माध्यम का क्वेश्चन अपलोड हुआ है, उससे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी बात और भी आपका क्वेश्चन अपलोड हो रहा है, उसे भी देखते चलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।